नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आज बात करेंगे बजट की। बजट इस बार की अगर कहें तो निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया संसद में 2020-21 के लिए, ये बजट इस कोरोना पैंडेमिक में कोविड-19 के इस पैंडेमिक को देखते हुए एक अच्छी बजट कही जा सकती है। हालांकि जो बजट पेश किया गया है उसको देखें तो बाजार कहीं ना कहीं बम बम कर रहा है, बाजार में जबरदस्त उछाल आने वाला है और मिडिल क्लास की अगर बात कहें तो थोड़ा दम निकला हुआ है, उसकी चीनी कम हो सकती है क्योंकि रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें जो हैं, जो आजकल मिडिल क्लास जो है वो लग्जरी के तौर पे भी लेता है, वो सारी चीजें महंगी हो गई हैं। कुछ एक चीजें अगर आप ज्वेलरी की शौकीन हैं, सोना चांदी के शौकीन हैं, तो वो शायद आपके पॉकेट को राहत दे सकता है। चलिए जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें महंगी हुई हैं और क्या क्या सस्ती हुई हैं। हालांकि शराब पीने वालों के लिए यानी कि शराबियों के लिए थोड़ी दुख भरी खबर है। शराब पे 100% एग्रो इंफ्रा सेस लगा दिया गया है, जिसकी वजह से शराब महंगी हो गई है। सरकार ने जो बजट पेश किया है उस पे शराब पे 100% का एग्री इंफ्रा सेस लगाया है। यह सेस कल से यानी 2 फरवरी से लागू हो जाएगा और अमल में आ जाएगा। हालांकि कई अन्य वस्तुएं जो हैं जिस पर सीमा शुल्क दर में भी बदलाव किया गया है और ये वस्तुएं जो हैं वो रोजमर्रा की जिंदगी में भी आती हैं। पेट्रोल डीजल की अगर बात करें तो इस पर भी सेस लगा दिया गया है, जो महंगा हो सकता है। आपका आना जाना जो है, आपकी गाड़ी जो है उसका परिचालन जो है वो महंगा पड़ सकता है। आम बजट की अगर बात करें तो 2021-22 में सरकार ने स्वास्थ्य पे जबरदस्त खर्चा किया है। जो हेल्थ सेक्टर है उस पे गवर्नमेंट का मेन फोकस रहा है। डिफेंस पे भी अच्छी बजट पेश की गई है, डिफेंस को भी जो एलोकेशन हुआ है वो अच्छा हुआ है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो इस पे भरपाई जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके फैसिलिटी से लेके हर चीज के लिए अलग अलग बजट एलोकेट किए गए हैं और जो आम आदमी के लिए काफी जो है आरामदायक सुखदायक हो सकता है। खासकर जो हमारे आयुर्वेदा है उसको बहुत ज्यादा यहाँ पे जोर दिया गया है, उस पर ज्यादा फोकस किया गया है। शराब पीना तो महंगा हो ही सकता है, पेट्रोल डीजल महंगे हो गए हैं। बजट में पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पे 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से एग्री इंफ्रा सेस लगाया गया है। इससे इनकी कीमतें जो है वो बढ़ सकती है। हालांकि सरकार ने कहा है इससे खरीदार पे, जो कंज्यूमर है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, ये हम भी जानते हैं। खाने के तेल पर अगर बात करें तो खाने के तेल पर भी सेस लगा है, जिस पर जो आपको थोड़ा सा आपके किचन को थोड़ा अनबैलेंस कर सकता है। सरकार ने कच्चे पाम तेल पर 17.5% एग्री इंफ्रा सेस लगाया है। कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर 20% का सेस लगाया है, लेकिन ग्राहकों पर इसका असर कोई नहीं पड़ेगा, अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा, ऐसा सरकार का कहना है। इन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी की कटौती की गई है। चलिए आने वाला वक्त बताएगा कि ये हमारे लिए सस्ता होता है या महंगा होता है। अप्रैल से सोना चांदी सस्ता हो सकता है। बजट में सोने चांदी पर उत्पाद शुल्क दरों में कटौती की गई है। इसमें 12.5% से घटाकर 7.5% कर दिया गया है। वहीं सोने चांदी के बिस्कुटों पर भी सीमा शुल्क घटाया गया है। ऐसे में सोना चांदी जो है उसके सस्ते होने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि सरकार ने इसी के साथ सोने चांदी पर 2.5% का एग्री इंफ्रा सेस भी लगाया है। इससे तत्काल आधार पर सोने चांदी की कीमतें बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इसी के साथ रत्न और नग इत्यादि पर भी सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया है और वो भी महंगा हो सकता है। जो आप जरकन के और स्टोन्स के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं वो महंगा हो सकता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो जबरदस्त उछाल आने वाला है और ये महंगा भी होने वाला है, क्योंकि ऑटो पार्ट्स महंगे हो गए हैं, लेकिन वाहन के सस्ते होने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार ने बजट में चुनिंदा ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 7.5% से बढ़ाकर 10% कर दिया है। 15% तक भी होने की इसकी संभावनाएं हैं। वहीं नट बोल्ट्स पर भी सीमा शुल्क को बढ़ाकर 10% से 15% कर दिया गया है। इससे वाहनों के महंगे होने की संभावना कम हो गई है। इसी वजह से सरकार ने स्टील सेक्टर के लिए कस्टम ड्यूटी को घटाकर
5% कर दिया है। साथ ही वाहन स्क्रैप पॉलिसी को भी घोषित कर दिया गया है, जिससे वाहनों की कीमत घट सकती है और ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज़बरदस्त उछाल भी आ सकता है। मतलब कि आपके जो पुराने व्हीकल हैं उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा, आपकी ज़रूरतें बढ़ जाएंगी और आप ऑटोमोबाइल यानी कि गाड़ी और स्कूटर, मोटरसाइकिल ये सब खरीदने के लिए अपने सुविधा के हिसाब से मजबूर हो जाएंगे और इसकी वजह से जो वो सेक्टर माना जा रहा था कि कुछ समय से सुस्त पड़ा हुआ था, उसमें एक रौनक सी आ जाएगी। सेब, खाद, चमड़ा भी महंगा हो चुका है, सूती कपड़े महंगे हो चुके हैं, सिंथेटिक सस्ता हुआ है। अब ये बहुत ही एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि हमारे जैसे लोग जिनको सिंथेटिक कपड़ों से एलर्जी होती है वो कॉटन ही पहनते हैं, उनका क्या होगा। बजट प्रावधान लागू होने के बाद आपके कपड़े खरीदने का शौक महंगा हो सकता है। सरकार ने कपास पर सीमा शुल्क को 0 से बढ़ाकर 5% और कच्चे रेशम पर 10% से 15% कर दिया है। हालांकि नायलॉन के धागे का उत्पाद शुल्क 7.5% से घटाकर 5% कर दिया है। तो जो भी प्योरिटी में बिलीव रखते हैं, वो प्योर चीज़ों को पहनना चाहते हैं, उनके लिए ये बजट जो है पहनने ओढ़ने के हिसाब से, आपके फैशन के हिसाब से, आपके कंफर्ट के हिसाब से, क्योंकि मेरी अगर बात करें, मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कॉटन जो है वो उनके स्किन को सूट करता है और या फिर वो सिल्क पहनते हैं। सिंथेटिक जो है उसे इचिंग सी होती है, वो थोड़ा इरिटेट करता है, लेकिन मजबूरन क्योंकि वो महंगा हो जाएगा तो शायद आपको सिंथेटिक की तरफ शिफ्ट करना पड़ सकता है। मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, चार्जर भी महंगे हो जाएंगे। तो ये जो आपका लग्जरी आइटम है ये आपके लिए महंगा होने वाला है, लेकिन इसके साथ ही माना ये जा रहा है कि इस सेक्टर में जो कंज्यूमर जो बूम है वो भी आने वाला है, खरीदारी जो है वो बढ़ जाएगी। आत्मनिर्भर भारत की सीमा शुल्क जो है बढ़ा दी गई है। भारत सरकार ने आम बजट 2021-22 को आत्मनिर्भर भारत में केंद्रित रखा है। इसके लिए विभिन्न वस्तुओं पर सीमा शुल्क दरों को बढ़ा दिया गया है। घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिले और आयात पर निर्भरता कम मिले, इसको लेकर के ये कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही एजुकेशन सेक्टर में भी जबरदस्त उछाल आया है। एजुकेशन सेक्टर की अगर बात करें तो सरकार ने इस पर अच्छे खासे पैसे खर्च किए हैं और कई नई यूनिवर्सिटीज़ लाने की बात कही गई है। और उसके साथ ही जो नालंदा यूनिवर्सिटी है जो बंद तो गया था, लेकिन उसको लेकर के कोई भी सीरियसनेस नहीं नज़र आ रहा था। वहाँ पे सरकार ने, जो कि एमईए के अंडर में आता है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, उसको उस पर सरकार ने अच्छी खासी बजट को एलोकेट किया है। कई यूनिवर्सिटीज़ भी खुलने हैं वाले हैं। अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो नितिन गडकरी की जो मिनिस्ट्री है उसको अच्छा खासा पैसा दिया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी खर्च किए जा रहे हैं। आसाम से लेके, बंगाल से लेके, तमिलनाडु से लेके केरल तक। हालांकि ये राज्य जो हैं वो वहाँ पे चुनाव भी आने वाले हैं, ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन इनको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी अच्छे पैसे दिए गए, अच्छी जो बजट है वो एलोकेट की गई है। सेना की अगर बात करें तो चीन और पाकिस्तान जैसे खुरापाती पड़ोसियों की वजह से भारत ने हर साल रक्षा बजट पर एक भारी भरकम रकम खर्च किया है। पिछले कई महीनों से चीन से चल रहे टकराव के बीच एक बार फिर रक्षा बजट में इजाफा किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 के बजट को पेश किया, जिसमें रक्षा क्षेत्र के लिए 4.78 लाख रुपए का आवंटन किया है। इसमें से करीब 20,776 करोड़ रक्षा आधुनिकीकरण के लिए होंगे और इसके साथ ही समतल पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ कायम गतिरोध के चलते आधुनिकीकरण की बजट में जो बढ़ोतरी हुई है वो एक ज़रूरत भी थी। लेकिन इस बार रक्षा बजट में भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन के लिए आवंटित राशि में कमी हुई है। हालांकि रक्षा मंत्रालय की तरफ से अभी इस बारे में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन इसकी वजह एक ये भी माना जा सकता है कि पेंशन लेने वालों की संख्या में कमी होने की वजह से पेंशन की राशि को कम किया गया है। रक्षा बजट के कुल 4.78 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसमें से करीब 1.16 लाख करोड़ जो हैं भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन के लिए दिया गया है। बाकी 3.62 लाख जो हैं करोड़ जो हैं वो राशि जो है सेना के लिए दिया गया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्म फोर्सेस को पे खर्चा किया जाएगा।
इस बार की कुल बढ़ोतरी अगर देखें तो 25,000 करोड़ की हुई है सेना के लिए, जो करीब 7.5% आता है। आधुनिकरण की वजह जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ जो आर्म फोर्सेस है उसको बढ़ाकर 19%, उसमें 19% मतलब 19% का इजाफा किया गया है। दूसरी तरफ यदि सेना के आधुनिकरण की बात करें तो उसमें इस साल कुल 20,776 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इस साल यह राशि 136060 करोड़ है, यानी कि 1,36,060 करोड़ रुपए हैं। पिछले साल ये जो था 1,13,734 था, यानी कि 1,13,734 करोड़ रुपया था, जिसको कि बढ़ा के ये 1,36,060 करोड़ कर दिया गया है। रक्षा क्षेत्र को इस बार जो कुल आवंटन है अगर वो देखें तो मैंने पहले ही बताया कि 4.70 लाख करोड़ का है, और इस बार 4.7 पेंशन के बजट में थोड़ी सी कमी की गई है। तो एक अच्छी बजट इसको कह सकते हैं। और हालांकि विपक्ष इस पे ये बता रहा है कि ये जो बजट है इसमें सिर्फ ये बताया गया है, तेजस्वी यादव का कहना है कि सिर्फ ये बताया गया है कि हाँ क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बिकने वाली हैं। दिल्ली बजट पे 325 करोड़ रुपए दिए गए हैं, लेकिन डिप्टी सीएम को ये बजट जो है पसंद नहीं आया इतना। इंश्योरेंस सेक्टर में 14% तक एफडीआई इस साल आएगा। एलआईसी का आईपीओ भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बजट को लेकर अभी भी बहुत लोगों में कन्फ्यूजन है, लेकिन बहुत सारी जानकारियां जो हैं वो सामने आ गई हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो टैक्स पेयर हैं, भले टैक्स को लेकर के कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन बुजुर्गों के लिए राहत की खबर है। और देखिए तो कुछ मोटा मोटी जो बदलाव किए गए हैं, जैसे कि आप टैक्स दे रहे हैं तो उसको लेकर फेसलेस एक ट्रिब्यूनल बनाने की बात कही गई है, जिसमें कि टैक्स पेयर जो है वो पूछ सकता है, उसका राइट है कि वो पूछे कि आखिर मैंने जो टैक्स पे किया है उसका क्या हुआ है, और उसको लेकर के जानकारी ले सकता है। उसको अपने पूरे अधिकार हैं, सिर्फ सरकार को टैक्स लेने का अधिकार नहीं है। इस बार सरकार ने जो बदलाव किया है टैक्स सिस्टम में, उसमें टैक्सेशन में कि आप जो टैक्स पेयर है उसके भी कुछ अधिकार हैं जिसके तहत वो सवाल खड़े कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। कुल मिला के बजट कोरोना पैंडेमिक के हिसाब से वैश्विक महामारी थी, ऐसे में भारत का जो की अर्थव्यवस्था थी वो चरमराई हुई थी, और ऐसे में जहाँ पे हर जगह सरकार जो है बाजार में कैसे उछाल लाए इसको ध्यान में रखते हुए जिस तरह का बजट पेश किया गया है सरकार की तरफ से, काबिल तारीफ है। हालांकि आम आदमी जो है, जो मिडिल क्लास है, उसके लिए ये बजट उतना अच्छा नहीं है। उसके किचन से लेकर उसके पहनावे तक पे जो है कटौती, जो जेब है उस पर भारी पड़ने वाला है। कैसे वो संभालेगा, क्योंकि सैलरी को लेकर के कोई बात नहीं कही गई है। आम आदमी अगर मिडिल क्लास की बात करें तो सैलरी पे चलने वाला ये वर्ग होता है, और टैक्स सबसे ज़्यादा यही पे करता है। ऐसे में टैक्स को देते हुए, सैलरी में कोई इजाफा नहीं लेते हुए इतने बड़े बोझ को वो कैसे संभाल पाएगा, ये आम आदमी का दर्द जरूर है। नमस्कार।